वेलकम टू इकोनिफाई इंडिया। तो आज का जो हमारा सेशन है डेट इज रिलेटेड टू मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें हम डिमांड सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, आज हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस where all other factors influencing production are assumed to remain constant। तो यही assumed to remain constant is basically citrus paribus जैसे कि डिमांड में भी आपका था कि सिर्फ प्राइस वेरिएबल है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट। सेम इज द केस विद लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई एस्टैब्लिश्ड अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा सप्लायर जो सप्लाई को बढ़ा देगा, क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। तो इसीलिए जो आप देखेंगे सप्लाई कर्व जो होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व आपकी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व आपकी होती है अपवर्ड राइजिंग। ठीक है, अपवर्ड राइजिंग। ये क्यों होती है? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का एक डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। प्राइसेस बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। डिमांड के केस में क्या था? इनवर्स रिलेशन। क्या था? इनवर्स रिलेशन। Statement 2. The law assumes that factors such as technology, price of inputs, taxation, and number of sellers in the market remain unchanged during analysis. इस सारी लाइन का मतलब ही है citrus paribus। ठीक है, तो statement 2 is also correct. A fall in market price necessarily reduces supply in every situation, even when producers expect price to rise sharply in the near future। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 अगर हम देखें, बेसिकली इट इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे बात कर रहा है कि सप्लाई रिड्यूस होगी। तो स्टेटमेंट 3 तो कंट्राडिक्ट कर रहा है किसे? लॉ ऑफ सप्लाई को। तो स्टेटमेंट 3 हमारा इनकरेक्ट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, अ लार्ज ट्रेडर डीलिंग इन फूड ग्रेन्स। तो एक ट्रेडर है जो किसमें डील कर रहा है? अनाज में। उसने क्या सोचा? डिसाइड्स टू withhold a considerable quantity of stock from the market। मान लीजिए उसे पता था कि आने वाले टाइम में शॉर्टेज होने वाली है। ठीक है, एक शॉर्टेज होने वाली है, शॉर्टेज की सिचुएशन है। तो आप एक ट्रेडर हो। क्या हो? ट्रेडर। तो आपको पता है कि अभी मौका है पैसा कमाने का। तो आपने सिंपली क्या किया? आपने जो सप्लाई वो कम कर दी। आपने सप्लाई क्या कर दी? कम कर दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ेंगी। तो यानी कि मान लीजिए जो आपने 10 का सामान था उसे आप कितने में बेचोगे? 30 में। कितने में बेचोगे? 30 में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस सिचुएशन प्रेजेंट मार्केट सप्लाई में डिक्लाइन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिवली हाई करंट प्राइसेस इन द मार्केट। मान लीजिए अभी की प्राइस 10 रुपए है और जब आपको लग रहा है आने वाले टाइम में 30 रुपए होगी, कितनी होगी? 30। तो चाहे अभी की प्राइसेस भी हाई है, नो डाउट अभी भी प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि ये और ज्यादा होंगी, 30 रुपए तक जा सकती हैं। तो मार्केट में जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन। तो प्रेजेंट मार्केट सप्लाई में डिक्लाइन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेटिवली हाई करंट प्राइसेस इन द मार्केट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अगर ऐसा होगा, ये ट्रेडर अगर ऐसा करता है, देन सच बिहेवियर कंप्लीटली डिसप्रूव्स एंड इनवैलिडेट्स लॉ ऑफ सप्लाई। कहता है कि ये जो ट्रेडर के द्वारा की गई हरकत है सप्लाई को रोकना, ये लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? लॉ ऑफ सप्लाई के। अरे ये लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट तो है ही नहीं। लॉ ऑफ सप्लाई तो खुद कहता है कि प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर आपको लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप ज्यादा सप्लाई इंक्रीज करोगे। तो अभी के लिए आप सप्लाई को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है, such behavior completely disproves and invalidates a law of supply
ये तो आपका गलत है। ठीक है, expectations regarding future prices movement can influence present supply decision taken by producers and traders। देखिए, आपके पास आज एक सामान है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है, और आपके पास दो कंडीशंस हैं, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2। या तो आपको पता सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये 70 रुपए का हो जाएगा या आने वाले टाइम में 130 का होगा। अगर आपको पता चला कि आने वाले टाइम में इसकी प्राइस कम होने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा सप्लाई इंक्रीज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसकी प्राइस आने वाले टाइम में 130 रुपए होगी, तो आप सप्लाई क्या कर दोगे? कम कर दोगे। क्या कर दोगे? कम। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स यानी कि या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, ये प्रेजेंट सप्लाई डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन इन सप्लाई का मतलब, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आए ना, इसका मतलब है कि चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस। अगर सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन सप्लाई। एक होता है आपका शिफ्ट इन सप्लाई। क्या होता है? शिफ्ट इन सप्लाई। अब शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब है कि अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के बाकी के फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, इनकम, ये सब बढ़ रही हैं, तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट होगी। कहाँ शिफ्ट होगी? राइट में। तो पूरी की पूरी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है? एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो इसका आपसे ये सिंपली पूछ रहा है कि इन चारों में से आप वो रीजन बताइए जिससे जिससे हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, जो सप्लाई को इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो इंक्रीज होगा, दैट विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्राइस। इट विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्राइस। सो बेसिकली एक्सटेंशन इन सप्लाई वैलिडेट्स द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। पहली बात, ये एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, ये शिफ्ट का एग्जांपल है। किसका? शिफ्ट का। गवर्नमेंट सब्सिडी एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज ओवरऑल सप्लाई। तो ये भी अदर देन प्राइस है, तो ये भी क्या होगा? शिफ्ट। फॉल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ शिफ्ट। ठीक है, नाउ द स्टेटमेंट सी, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस solely because of increase in the market price। तो मार्केट प्राइस के बढ़ने से, क्या बढ़ने से? इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। तो यहां पे सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज प्राइस। So the right answer is option C. So please remember, extension in supply is directly related to price. Shift in supply curve is related to factors other than price. Okay. Now coming to the next question, that is, consider the following statement regarding the concept of market equilibrium। अब मार्केट इक्विलिब्रियम को समझते हैं, ध्यान से देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएं, यानी कि वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। जो आपकी डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, और जो आपकी सप्लाई कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग राइजिंग होती है। तो यहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, तो इस पॉइंट को इकोनॉमिक्स में कह देते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो मान लीजिए ये प्राइस है। क्या है? प्राइस। ये प्राइस जो है ये किसने डिसाइड की है? मार्केट ने। प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाओगे तो इसे हम कहेंगे प्राइसेस अबव द इक्विलिब्रियम। प्राइसेस अबव द इक्विलिब्रियम। इसके नीचे आओगे प्राइसेस बिलो द इक्विलिब्रियम। प्राइसेस अबव द इक्विलिब्रियम, प्राइसेस बिलो द इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन याद रखिए कि अगर जो प्राइसेस हैं, इफ प्राइसेस आर ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम, अगर प्राइसेस आपकी इक्विलिब्रियम से ज्यादा होंगी, तो उस केस में
मार्केट में क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई, क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई। यानी कि मार्केट कह रहा है कि 10 रुपए कीमत है, लेकिन आप उसको 20 रुपए लेके चले गए, ठीक है, तो कोई सामान लेगा नहीं, तो जब सामान कोई लेगा नहीं तो सामान बिकेगा नहीं। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, सो व्हेनेवर प्राइसेस आर अबव द इक्विलिब्रियम देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और यही प्राइस जो 10 रुपए थी, अगर ये 5 रुपए हो जाए, क्या हो जाए, 5 रुपए, तो डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। तो अब यहाँ पे अगर ये प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम है और डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तो मार्केट में क्या आता है, शॉर्टेज, क्या आता है, शॉर्टेज। तो इक्विलिब्रियम देखो, सरप्लस कब आएगा, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, और शॉर्टेज कब आएगी, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, बिल्कुल सही। At the equilibrium point, the market does not experience either excess demand or excess supply. That's also correct. क्योंकि equilibrium बराबर है ना, ना ही excess of demand है, ना ही excess of supply है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि once equilibrium is established in the market, it remains permanent. अरे कैसे हो सकता है परमानेंट, मुझे बताइए, इक्विलिब्रियम जो है ये कैसे परमानेंट सोल्यूशन है। मान लीजिए कभी सप्लाई कम हो जाए ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा कम हो जाए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट जो इक्विलिब्रियम बना चुका है ये फॉर एवर के लिए परमानेंट रहेगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो स्टेटमेंट 3 आपका इनकरेक्ट है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Let's move to the next question, that is, suppose the prices prevailing market price of a commodity is fixed considerably above the equilibrium price. आपसे क्या कह रहा है कि ये आपकी डिमांड कर्व या आपकी सप्लाई कर्व, ठीक है, और कह रहा है कि प्राइस यहां पे फिक्स की है, सो दिस इज द प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम। अब इस सिचुएशन में क्या होगा बताइए, क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर बिकम्स ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल सही, तभी तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई होगी, क्या होगी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई। द मार्केट एक्सपीरियंसेस अ कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोड्यूसर एंड सेलर्स में रिड्यूस। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप प्राइस ऊपर लेके गए इक्विलिब्रियम से, तो आपका सामान जब बिका नहीं, तो आपको वापस इक्विलिब्रियम पे लेके आना पड़ेगा उसे, ठीक है। स्टेटमेंट 3 भी आपका सही है, मार्केट फोर्सेस अपने आप इसको इक्विलिब्रियम पे वापस लेके आएंगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। In a perfectly competitive market, assume that consumer demand for a commodity rises significantly due to increase in income level, while supply conditions remain unchanged during the period. मान लीजिए आपकी फैक्ट्री थी, है, आपकी फैक्ट्री है, आप सिर्फ 100 लैपटॉप बना सकते हो, कितने, 100 लैपटॉप, ठीक है। तो अब खरीदने वाले 300 लोग हैं, कितने, 300, बट ओवरनाइट आप इस प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, इसकी सप्लाई जो है वो एकदम से चेंज नहीं होगी। अब खरीदने वाले 300 क्यों हो गए, क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज होगी, क्या होगी, इनकम इंक्रीज, ठीक है। सप्लाई कंडीशन सेम है, पहले लेने वाले 100 थे, अब ये बढ़ के कितने हो गए, 300। तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज लाइकली टू राइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम बायर। तो देखो डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, तो अब हो क्या रहा है, पहले 100 लोग खरीदने वाले थे, अब 300 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इट विल राइज अपवर्ड, इट विल राइज अपवर्ड, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Equilibrium quantity exchange in the market is also expected to increase, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 is also correct. Now supply curve automatically shifts rightward. अब सप्लाई कर्व जो है, बिकॉज ऑफ इनकम इनकम की वजह से आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, इनकम की वजह से आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, ठीक है। बट इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपकी सप्लाई कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सप्लाई कर्व पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।
शायद इससे पहले मैंने कहीं पे गलती से एक्सप्लेन कर दिया होगा इसी वीडियो में कि सप्लाई का इनकम के साथ रिलेशन, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक है, इनकम जो है, इनकम, ठीक है, इनकम जो है इस केस में is not a factor responsible for shift in supply curve. Income is not a factor responsible for shift in supply curve. सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट आता है वो कैसे आएगा? या तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, या इनपुट कॉस्ट या टैक्सेस की वजह से। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, which of the following factor is most likely to cause a leftward shift in supply curve of a commodity by increasing cost of production and reducing producers willingness to supply? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है, तो जो चीज आप पहले 80 रुपीज में बना रहे थे और उसको आप बेच रहे थे 100 रुपए में, ठीक है, अगर अब उसका बनाने का ही खर्चा आपका 100 रुपए हो रहा है, कितना? 100 रुपए हो रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोड्यूसर है, क्या है? प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करेगा इस केस में बताइए? वो सप्लाई को, ठीक है, वो तो सप्लाई को चाहेगा कम करना, क्यों? क्योंकि उसका खर्चा बढ़ रहा है। देखो, प्राइस का यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ पे जो उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट है, क्या है? कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको यही देखना है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, क्या आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि सप्लाई डिक्रीज होगी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर है जो ये कर सकता है। देखिए, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर सरकार जीएसटी कम कर दे तो प्रोड्यूसर को ज्यादा बनाने में फायदा है, तो ए तो आपका आंसर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वेजेस पेड टू लेबरर्स एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, सो सी इज द राइट आंसर। क्यों? बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ इनपुट। ओके, नाउ consider the following statement regarding different degrees and measurement of price elasticity of demand in economic analysis. So basically there are 5 degrees. There are 5 degrees to measure price elasticity. इसमें हम एक्चुअल में करते क्या है कि परसेंटेज जो प्राइस में चेंज हुआ उसका इफेक्ट परसेंटेज किस पे? डिमांड पे। उसे हम सिंपली क्या कह देते हैं? मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। परफेक्टली inelastic demand has an elasticity coefficient equal to 0 because quantity demanded remains unchanged despite price changes. So when it comes to goods which are of necessity, salt, oil, medicines, ठीक है, तो इनके केस में क्या होता है कि इसका प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो और इनका डिमांड पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। अब जिसने अगर इंसुलिन लेना है, ठीक है, या जिसने कोई भी नेसेसिटीज गुड्स आपने खरीदने हैं, नमक लेना है, तो आप 10 साल का नमक तो एडवांस में नहीं लोगे क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इनइलास्टिक डिमांड आए तो आंख बंद करके याद रखिएगा कि इन्हें नेसेसिटीज पे अप्लाई होता है। किस पे? नेसेसिटीज पे। और ये आपका जो ग्राफ है किसका? इन इलास्टिक डिमांड का, आपकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस 1 पे भी उतनी डिमांड है, प्राइस 2 पे भी उतनी डिमांड है, कोई बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं दिखेगा। स्टेटमेंट 1 इज टोटली करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ आपने जरूर पढ़ा होगा, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, और वो एक जैसा आर्टिकल सेल करती हैं। क्या है? आर्टिकल सेल करती हैं। तो इस केस में फर्म जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। क्या होती है? प्राइस टेकर, वो प्राइस मेकर नहीं होती, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 फार्मर्स हैं और वो सब आप वीट सप्लाई कर रहे हैं, तो किसी एक फार्मर ने क्या किया? 20 रुपए की जगह 20 रुपए 50 पैसे का आपको वीट सेल किया, तो इमीडिएटली आप किसी और के पास चले जाओगे, ठीक है।
तो ऐसे मार्केट कंडीशन को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये आपका जो कर्व है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये आपका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज पे, प्राइस इंक्रीज होगा तो आप शिफ्ट कर जाओगे किसी और के पास, बट डिमांड पे कोई असर नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 इज टोटली करेक्ट। नाउ इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर 10% प्राइस बढ़ा तो 10% डिमांड में चेंज आया। जितना आपने प्राइस बढ़ाया और उतना सेम चेंज किसमें हुआ, डिमांड में, उसे कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देन इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसे कहा जाता है ग्रेटर देन यूनिटरी। क्या कहा जाता है? ग्रेटर देन यूनिटरी। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question. A commodity is said to possess relatively elastic demand when a small percentage change in price results in a comparatively larger percentage change in quantity demanded by consumers. In such a situation, ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है अगर प्राइसेस में कुछ चेंज आए ना, प्राइसेस में चेंज आ रहा है 1% से, और डिमांड में जो चेंज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1%, दैट विल बी ग्रेटर देन 1%। मान लीजिए स्टारबक्स है, ठीक है, स्टारबक्स ने अपनी किसी कॉफी की प्राइस 5% कम कर दी और जो डिमांड थी वो 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20%। तो इसे हम क्या कह देते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ये कब होगा? ये कब होगा? अब देखिए स्टेटमेंट में, percentage fall in quantity demanded is less than percentage rise in price. Percentage change in quantity demanded exceeds percentage change in price. Statement B. Quantity demanded remains completely unaffected. ये तो आपका inelastic का केस हुआ एक तरह से, ठीक है, तो स्टेटमेंट सी तो सही नहीं होगा और स्टेटमेंट डी भी सही नहीं है। तो याद रखिएगा जो कोफिशिएंट होता है ना, किसका? कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवली, coefficient of relatively elastic demand, that is greater than 1, that is greater than 1. So the right answer is option B. Next, when the prevailing market price of a commodity is fixed below the equilibrium price, ये आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम, और हमने प्राइस यहां पे फिक्स कर दी, ठीक है, यहां पे हमने प्राइस को फिक्स कर दिया। अब पूछ रहा है कि क्या होगा? Quantity demanded by consumer becomes greater than quantity supplied. Obviously, quantity demanded will be greater than quantity supplied. Statement 1 is correct. A situation of shortage will occur. ठीक है। Then third कह रहा है कि buyers may start competing among themselves. होता क्या है कि मान लीजिए आपने देखा होगा, आपने किसी अपने फ्रेंड को देखा, वो एक बहुत अच्छी शर्ट लेके आया, आपने बोला ये शर्ट कहाँ से ली? उसने बोला यार उसके पास सिर्फ 4 पीसेस थे, एक मैंने ले ली, अब शायद 3 है। तो आपका फ्रेंड एकदम दौड़ गया वो शर्ट को लेने के लिए, ठीक है। तो बायर्स में स्टार्ट कंपीटिंग अमंग देमसेल्व्स, thereby creating upward pressure on market prices. So statement 3 is also correct. Right answer is option D. नेक्स्ट देखते हैं, सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 10%, प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से डिक्रीज हुआ। जितने से आपने प्राइस को बढ़ाया उतने से डिमांड कम हुआ। मान लीजिए 100 रुपए प्राइस थी और आपने प्राइस कर दिया 110, डिमांड 100 थी तो डिमांड होगी 90, ठीक है, तो सेम है ना। तो कह रहा है कि ये डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी क्लासिफाइड एज, it will be classified as unitary elastic demand, where percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. Now these are match the following. अब आपसे पूछा है कि perfectly elastic demand, inelastic, unitary और relatively, ठीक है। Then ठीक है, first is perfectly elastic demand.
perfectly elastic demand, horizontal straight line, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आप देखिए 2 कहाँ पे आ रहा है, ए और डी में, ठीक है। देन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, जिसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो का मतलब है अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, डिमांड पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि 10% प्राइसेस बढ़े तो 10% डिमांड कम हुई। सो इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि अगर आपने 10% से प्राइसेस बढ़ाए हैं तो 20% से डिमांड कम हो गई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। अब जब डिमांड एक्सेस होगी, क्या होगी, डिमांड एक्सेस, ठीक है। जब डिमांड एक्सेस होगी सो इट विल कॉज एन अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस। सो ए का राइट विल बी 2, ठीक है। एक्सेस सप्लाई, तो जब सप्लाई एक्सेस होगी, देखो अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर सप्लाई जो है, सप्लाई एक्सेस में है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अबव द, योर प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम। सप्लाई अगर एक्सेस में होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस को कम होना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड इक्वल्स सप्लाई, ठीक है। प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम, शॉर्टेज सिचुएशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ, शॉर्टेज ही कहते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ अगेन market equilibrium price, price above equilibrium, price below equilibrium, excess supply. Market equilibrium price, demand equal supply, A का 2, price above equilibrium, surplus situation, B का 1, price below equilibrium, shortage situation, excess supply, quantity supplied exceeds quantity demanded, option A. So these were the questions from law of supply, ठीक है, प्लस थोड़ा बहुत डिग्रीज ऑफ elasticity of demand और market equilibrium. So basically these were mixed MCQs, but ये linked थे टॉपिक से, ठीक है। So I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो इस तरह से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, आपके साथ पूरा प्लान शेयर किया जाएगा कि किस दिन कौन सा टॉपिक होगा, ठीक है। सो टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कशन होंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बुक को रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, ठीक है, जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअली बनाए गए हैं, तो आप हमें इंस्टा पे या मेल के थ्रू LPG economy 1991@gmail.com आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।